हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज लेंज लॉ, है ना। आज के सेशन में देखूंगा लेंज लॉ बड़ा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि इसके कभी भी एक लाइन में कभी क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो बस एक ही, लेकिन इसको अच्छे से समझना है क्योंकि ट्रांसफार्मर में जाएंगे तो बोलेंगे लेंज लॉ, मोटर में जाएंगे तो बोलेंगे लेंज लॉ, जनरेटर में जाएंगे तो लेंज लॉ। सो यहाँ पे हर जगह लगता है, इवन इंस्ट्रूमेंटेशन में पीएमसी इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे तो वहाँ भी लेंज लॉ की चर्चा होगी। तो एक बार लेंज लॉ को अच्छे से समझ लेना है। देखिए, सिंपल भाषा में कहते हैं लेंज लॉ उसको कहते हैं जिसके कारण ये उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है ना। मतलब कहीं भी एक्शन का रिएक्शन होता है, सिंपल, ये जहां पर उत्पन्न जिसके कारण ये उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है। इसके बारे में अच्छे से समझिए। मान लो सपोज दैट आपने एक जनरेटर को घुमाया, है ना, तो जनरेटर को घुमा रहे हो, मोशन दे रहे हो ना, जनरेटर को घुमा रहे हो, मोशन दे रहे हो, तो मोशन के कारण फील्ड के अक्रॉस जब वो कट करेगा आपका कंडक्टर तो क्या उसमें उत्पन्न होगा? ईएमएफ। क्या होगा? वोल्टेज। अगर नो लोड है, यानी कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, तार ओपन है, तो वोल्टेज तो उत्पन्न हो गया, ठीक है, यहां भी लेंज लॉ कोई नहीं लगा। लेकिन जब उसी तार में आपने बल्ब लगा दोगे, क्लोज लूप करोगे, तो उस परिपथ में क्या होगा? अब करंट सर्कुलेट होने लगेगा, पूरे मशीन में क्या होगा? करंट सर्कुलेट होने लगेगा। अब ये जो करंट उत्पन्न हुआ ना, ये किसका विरोध करता है? उस मोशन का, जिसके कारण ये उत्पन्न हो रहा है करंट, उसका विरोध करता, मतलब जो आप घुमा रहे हो ना उस पे अटैक करता है कि भाई तुम कम हो जाओ, मैं जीरो। क्योंकि करंट कभी उत्पन्न नहीं होना चाहता, वो तो बाय फोर्स अपन घुमाते हैं तो करंट उत्पन्न होता है, फील्ड के क्रॉस कट करता है। लेकिन जैसे करंट सर्कुलेट होगा, लोड से होकर गुजरेगा, किसी बल्ब से होकर गुजरेगा, तो वो करंट कहेगा जिसके कारण हम उत्पन्न हुए, किसके कारण? जो घुमा रहे हैं, कंडक्टर घुमा रहे हैं, तभी ना फील्ड के क्रॉस घूम रहा है, वो उसका विरोध करता है, यानी उस मोशन का विरोध करता है। इसी को कहते हैं लेंज लॉ, यानी जिसके कारण जो उत्पन्न हुआ वो उसी का विरोध करता है। तो कभी आप जब जनरेटर में घुमाते हो, पोल पहले से स्थिर है, क्या ये करंट उत्पन्न होता है? नहीं। लेकिन जनरेटर जैसे घुमाओगे तो करंट उत्पन्न होने लगता है जब कोई बल्ब लोड लगा हो जनरेटर में। तो जब करंट उत्पन्न होता है तो कोई भी करंट कभी नहीं चाहता हम उत्पन्न हो, वो चाहता हम जीरो रहे, नहीं, उत्पन्न नहीं होना है। लेकिन किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? घुमाने के कारण। तो वो करंट जो उत्पन्न हुआ वो किसका विरोध कर रहा है? आपके उस मोशन का। सो ऐसे फंडामेंटल फैक्ट्स बहुत जगह लगते हैं, आगे मैं बताऊंगा। क्लियर? तो इसीलिए इसके डेरिवेशन में, यानी इसके स्टेटमेंट में ही है, इट्स अपोज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिसके कारण जो उत्पन्न हुआ वो उसी का विरोध करता है। तो करंट उत्पन्न हुआ किसके कारण? आपको घुमाने के कारण, तो ये इसका विरोध करता है। लेकिन जो घुमाते हैं वो इतना पावरफुल होता है कि करंट उसका विरोध नहीं कर पाता, उसको रोक नहीं पाता, है ना। तो क्या होता है? हमारा करंट उत्पन्न होते रहता है। ये ऐसा होता है, घुमाने वाला बंदा ऐसा होता है, कमजोर होता है, धीरे धीरे से घुमा कर आपने छोड़ दिया और तब लोड लगाए तो करंट में क्या होगा? फ्लो होगा, बल्ब जलेगा, वो इतना पावर खींचना चाहेगा, यहां से पावर मिला नहीं तो फिर ये क्या करेगा? इसको रोक देगा। लेकिन हम जब जनरेटर की बात करते हैं तो शक्तिशाली पावर से अपन घुमाते हैं, पावरफुल पावर से घुमाते हैं, इसीलिए करंट लगातार उत्पन्न हो ही रहा होता है। तो आइए क्या कहते हैं? इट अपोज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन। अब मतलब समझ में आ रहा है? नहीं तो समझ में नहीं आएगा, नहीं तो अभी आप समझ में आएगा जब मैं बता रहा हूं। जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है, जिसके कारण करंट जो उस परिपथ में, जनरेटर में या कहीं भी उत्पन्न होता है, वो उसी का क्या करता है? विरोध करता है। तो ये सिर्फ जनरेटर में वैलिड नहीं है, ये ट्रांसफार्मर में भी लागू होगा, है ना। ट्रांसफार्मर में भी लागू, आपको कैसे, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। देखिए ट्रांसफार्मर में कहां लागू होगा इसकी हम चर्चा करते हैं। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि कहीं किसी वाइंडिंग में, एक चीज तो देखा ही है क्या, कि किसी वाइंडिंग में अगर आप एसी अप्लाई कर देते हो, किसी वाइंडिंग में अगर आप एसी अप्लाई करते हो तो यहां जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो E बराबर N डी फाई बाय dt होता है। यहां का वोल्टेज उत्पन्न क्या होगा? डी फाई बाई डी टी, एन डी फाई बाई डी टी, जहां n क्या है? टर्नों की संख्या, और डी फाई बाई डी टी रेट चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम। मतलब यहां पे जो रेट चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, यानी ये जो फ्लक्स अल्टरनेट कर रहा है ना, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स, उसी कारण कि कितने फ्लक्स का चेंजेस कितने समय में हो रहा है, उसी कारण यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न होता है। जब यहाँ पे डीसी दे दोगे तो यहाँ वोल्टेज जीरो होता है। लेकिन एसी में क्या होता है? रेट चेंज ऑफ फ्लक्स, टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स में कितना चेंज होता है, क्योंकि करंट क्या होता है? कभी घटता है कभी बढ़ता है, साइनसॉइडल ऐसे ऐसे घटता बढ़ता है, इसी कारण वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो ये तो जानते हैं कि इंड्यूस्ड वोल्टेज किसी कॉइल में क्या होता है? एन डी फाई बाई डी टी। आइए अगर मैं इसी ट्रांसफार्मर की बात कर लूं, तो यहां पे वाइंडिंग होते हैं। आगे ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे ही आपने क्या किया, ये समझ लेते हैं एक बार।
फिलहाल मैं ट्रांसफार्मर की बात करता हूं। जैसे आपने सप्लाई दिया तो इससे होकर धारा प्रवाहित हुआ। जब धारा प्रवाहित होता है तो आप क्या जानते हो, धारा प्रवाहित होता है जब करंट फ्लो करेगा तो कभी इधर से, एसी है तो कभी करंट इधर से और कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से। तो जब करंट अल्टरनेटिंग नेचर का होगा तो आपको पता है फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और ये फील्ड जो है ये हवा से ना गुजर के ये कहां से, इस कोर से गुजरता है। हवा से बहुत कम गुजरेगा क्योंकि रिलक्टेंस हवा का ज्यादा होता है, पूरा मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ाया हूं। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है बहुत कम गुजरता है, इसको लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी, फाई लीकेज। एक आध लाइन तो ऐसा होगा जो इससे गुजर जाएगा बिल्कुल, लेकिन मोस्टली लाइन जो है किधर से गुजरता है, मोस्ट ऑफ द लाइन जो है वो आपको इधर से गुजरता है। ये कोर से, लोहा से, इसके फ्लक्स इस लोहे से गुजरना शुरू कर देता है। क्लियर? तो उसी के कारण ये जब करंट गया तो फ्लक्स उत्पन्न हुआ, और ये फ्लक्स जो उत्पन्न किया वो देखो खुद के, हमने बताया था अभी स्वप्रेरण, है ना, म्यूचुअल प्रेरण, स्वतः प्रेरण, ये सब बताया था ना। तो देखिए खुद के फ्लक्स से खुद के फ्लक्स को कट कर रहा है ना, खुद के कॉइल को कट कर रहा है ना, इसमें करंट आया तो फ्लक्स उत्पन्न हुआ। फ्लक्स क्या कर रहा है, खुद के कोर वाइंडिंग को कट कर रहा है, खुद के वाइंडिंग को क्या कर रहा है, इसी को कट कर रहा है, स्वतः प्रेरण। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या हो गया, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन जब होगा तो यहां पे क्या हुआ, अपने जब कोई कॉइल या फील्ड किसी कंडक्टर को कट करता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, वोल्टेज। तो E बराबर फॉर्मूला क्या है, N, टर्नों की संख्या कितनी है और फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है। फ्लक्स कभी इधर से बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर इधर से बढ़ेगा घटेगा, जीरो हो जाएगा ना। तो इस तरीके से फ्लक्स d∅dt। तो यहां पर भी जैसे आपने वोल्टेज, यहां पे वोल्टेज दिया तो इसीलिए ट्रांसफार्मर पे यहां पे वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। अब मैं बताता हूं, ठीक है, वोल्टेज उत्पन्न हो गया, लेकिन सर लेंज लॉ क्या कहता है, इट्स अपोज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन। जो उत्पन्न हुआ जिसके कारण, देखो इस सप्लाई देने के कारण यहां पे क्या हुआ, स्वतः प्रेरण हुआ, सेल्फ इंडक्शन हुआ, सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज हुआ। तो सेल्फ इंड्यूस्ड जो वोल्टेज हुआ तो यहां पे जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ, समझिएगा ध्यान, इसी को कैपिटल ई से भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो जो वोल्टेज हुआ ये इसी सप्लाई का विरोध करता है। ध्यान समझिए, यहां भी कॉन्सेप्ट है, एक तो मोशन का विरोध करेगा, लेकिन यहां भी कॉन्सेप्ट लगेगा। जब ये करंट उत्पन्न हुआ तो यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाना था, लेकिन क्या हुआ, ड्रॉप होने के अलावा यहां पे क्या हुआ, ड्रॉप होने के अलावा समझिए ये फील्ड उत्पन्न करके खुद के ही फील्ड कंडक्टर को कट करने लगता है, इसीलिए यहां पे वोल्टेज उत्पन्न होने लगता है। और इसकी पोलैरिटी ऊपर प्लस और यहां माइनस। इसका मतलब जब सप्लाई ऊपर दिए थे प्लस और यहां माइनस, तो यहां भी उत्पन्न हो गया, काउंटर कर रहा है। अब ये जितना सा आया ये भी इसको धकेलने की कोशिश कर रहा है, ये भी आया ये भी इसको धकेलने की कोशिश करता है। तो इसी को कहते हैं क्या, काउंटर करता है। जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है सप्लाई वोल्टेज का हमेशा विरोध करता है, ये सप्लाई वोल्टेज का हमेशा विपरीत होता है। यानी तुम इधर से धकेल लो तो हम में भी पावर इतना जनरेट हो गया, हम भी अब तुम्हें क्या करेंगे, धकेलेंगे, है ना। तो ये अपोजिट होता है, वोल्टेज लगभग इक्वल होता है, E1 V1 ट्रांसफार्मर वोल्टेज बराबर होता है, लेकिन ये हमेशा इसका विरोध करता है। मतलब ये करंट इधर से धकेलता है तो ये भी इसको करंट इधर से धकेलने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जब यहां से वोल्टेज इसको धकेले, सप्लाई का ही विरोध करने लगता है, इसीलिए इसमें लगता है क्या, लेंज लॉ। यही नेगेटिव जो लगा इसी को बोलते हैं लेंज लॉ के कारण ही यहां पर माइनस लगता है। किस लॉ के कारण, लेंज। क्यों माइनस लगा, क्योंकि ये सप्लाई दिए तो खुद के फ्लक्स को कट करके यहां वोल्टेज उत्पन्न कर दिया। अब ये भी एक तरीके से सोर्स वोल्टेज बन गया, है ना। जब सप्लाई दिए थे तो यहाँ पे ड्रॉप होना था, जैसे एक बैटरी को किसी लोड से आप जोड़ दोगे बल्ब से, तो वो तो खाएगा, वो उत्पन्न करता है करंट, क्या नहीं। लेकिन यहाँ कॉइल क्या कर रहा है, जब हम सप्लाई दिए तो ये खर्च नहीं कर रहा है, ये खुद क्या कर रहा है, फील्ड उत्पन्न करके फिर वोल्टेज उत्पन्न कर दे रहा है। क्लियर नहीं, ये भी क्या कर रहा है, फिर वोल्टेज उत्पन्न कर दे रहा है। तो ये और ये जो वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है ये इसके विरोध में, यहां भी प्लस, मतलब कह रहा है हम भी पावर दिखा रहे हैं, तो ये कह रहा है हम भी पावर दिखा रहे हैं, तो एक दूसरे का काउंटर हुआ ना। तो V1 E1 हमेशा एक दूसरे के विरोध में होता है, समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर में ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर में V1 एंड E1 हमेशा एक दूसरे का विरोध करता है, एक दूसरे का विरोध करता है।
मतलब, और वोल्टेज लगभग बराबर ही हो जाता है। वोल्टेज जितना V1 है लगभग वोल्टेज उतना ही बराबर हो जाता है वोल्टेज, क्योंकि ये भी उत्पन्न कर लिया उतना वोल्टेज, और काउंटर करता है। काउंटर मतलब विरोध करता है एक दूसरे का। तो इसी विरोध को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं, माइनस d∅dt। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ही इंड्यूस्ड वोल्टेज में n d∅dt से पहले माइनस लगाते हैं, यानी यह विरोध करके उत्पन्न हुआ है वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज का ही विरोध कर देता है। एक यहां पे लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट आया। आइए अब यहां पे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास जनरेटर है ना, आपके पास क्या है, जनरेटर है। एक सेकेंड समझिएगा, अभी सब चीज बारीकी से। एन पोल है, एस पोल है। ऑब्वियसली जब एन पोल और एस पोल होगा तो इसका फील्ड ये जाते रहेगा हमेशा। पहले परमानेंट पोल ही अगर रख दिए तो जाते रहेगा। लेकिन इसमें क्या ईएमएफ वोल्टेज उत्पन्न होगा? अगर इसको ना घुमाया जाए तो क्या वोल्टेज उत्पन्न होगा? नहीं, क्योंकि कोई फील्ड को कंडक्टर कट ही नहीं कर रहा, तो कोई वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन इसी को अपन क्या करते हैं, डीजल इंजन या किसी के सहायता से घुमाते हैं, है कि नहीं? घुमाते हैं, बिल्कुल। आइए, तो किसी शाफ्ट पे रख के इस कंडक्टर को आपको पता है घुमाया जाता है। इसको क्या किया जाता है जी? घुमाया जाता है। तो जैसे ही आप घुमाओगे, कॉन्सेप्ट को देखिएगा, कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप इसको घुमाओगे तब क्या करेगा, इस कंडक्टर को, ये इस फील्ड को ये कंडक्टर क्या करेगा? कट करेगा। ये देखिए यहां कट कर रहा ना, ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है कि नहीं, उसको कौन कट कर रहा है जी? उसको वो फील्ड को कट कर रहा है। क्या कर रहा है जी? फील्ड को कट कर रहा है। अब समझिएगा बात, कट करेगा तो ऑब्वियसली जब हम कहते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को घुमाओगे तो उस पर क्या होता है? वोल्टेज ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्या होता है? वोल्टेज उत्पन्न हुआ। तो यहां तक कोई लेंज लॉ वाली बात नहीं है, कट किया तो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। लेकिन जब इसी जनरेटर में आपने क्या कर दोगे, एक बल्ब कनेक्ट कर दोगे, लोड लगा दोगे, तब करंट उत्पन्न होगा। क्योंकि जब लोड नहीं होगा तो वोल्टेज तो होगा लेकिन करंट नहीं होगा। बिना लोड का कभी करंट नहीं फ्लो होता। जैसे एक बैटरी है, उसमें वोल्टेज है, कभी करंट फ्लो होता है क्या? नहीं। जब तक उससे बल्ब नहीं जोड़ देंगे, टॉर्च वगैरह सेल नहीं का बल्ब नहीं लगाएंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे सर्किट, तब तक वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट कब फ्लो होता है? जब सर्किट क्लोज होता है। अब वोल्टेज तो ऐसे ही उत्पन्न होता है, ठीक है ना। बाकी मशीन सब में तो बढ़िया से पढ़ेंगे ही सब चीजों को। तो जैसे ही आपने लूप क्लोज किया, अब क्या हुआ जी? करंट उत्पन्न होने लगा। अब ये क्या किया? ग्लो करने लगा। लेकिन जैसे ही आपके सर्किट में करंट उत्पन्न हुआ, अब ये करंट पहले कुछ नहीं था, जीरो था, लेकिन जैसे लूप कंप्लीट किया, बल्ब आपने लगा दिया, अब सर्किट में करंट क्या होगा? फ्लो होने लगा। सर्किट में करंट क्या हो गया? फ्लो होने लगा। तो जब सर्किट में करंट फ्लो होने लगा, तो आज से पहले करंट जीरो था, तो करंट क्यों फ्लो होने लगा? क्योंकि आपने इसको घुमाया है। आपने क्या किया? इसको घुमाया है। तो किसके कारण करंट उत्पन्न हुआ? इस रोटेशन के कारण। किसके कारण जी? रोटेशन के कारण। रोटेशन का मतलब घुमाना। किसके कारण ये करंट उत्पन्न हो रहा है जी? रोटेशन के कारण, घुमाने के कारण। तो रोटेशन के कारण जो करंट उत्पन्न होता है, अब ये करंट चाहता नहीं नहीं नहीं, हमको तो जीरो होना, हमको नहीं उत्पन्न होना, तो किसका विरोध करेगा कि करंट जीरो हो जाएगा? उस रोटेशन का। अगर वो उसको रोक दे तो करंट उत्पन्न होगा क्या? फिर जीरो हो जाएगा। लेकिन हम इतना पावरफुल डीजल इंजन या फिर हाइड्रो टर्बाइन के थ्रू क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं कि वो रुकता नहीं, और तो इसीलिए करंट लगातार फ्लो होते रहता है। तो एक तरीके से इस मोशन में कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न कर देता है। ऐसा नहीं कि अब रुका नहीं तो कुछ भी अवरोध नहीं करेगा, नहीं, करंट जीरो होने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता, लेकिन कुछ ना कुछ उस मोशन का विरोध करता है। तो उत्पन्न करंट इस घुमाव या रोटेशन का विरोध करता है, उसको ही बोलते हैं लेंज लॉ। यहां भी उत्पन्न करंट मोशन का विरोध करता है, यानी रोटेशन का विरोध करता है। रोटेशन ऑफ रोटर का विरोध करता है। क्लियर है ना जी? लैंग्वेज में कहीं कोई समस्या नहीं ना है? विरोध करता है। तो यहां भी लेंज लॉ लग गया, यहां भी क्या लगा? लेंज लॉ लग गया। तो यहां भी इस तरीके से लेंज लॉ लगते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये लेंज लॉ ये होता है जिसके कारण जो उत्पन्न हुआ वो उसी का विरोध करता है, इसी को कहते हैं लेंज लॉ।
तो इस तरीके से मैग्नेटिक सर्किट का इम्प्लीमेंटेशन आप ट्रांसफार्मर में देखोगे बहुत तगड़ा होगा। और मशीन के मोटर, जनरेटर, सिंगल फेज मशीन, 3 फेज मशीन, हर जगह सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन, हर जगह आपको मिलेगा। तो मैग्नेटिक चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने इसको लगभग कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे बारीकी से इसके एप्लीकेशन में, ट्रांसफार्मर में जाएंगे, मोटर में जाएंगे, जनरेटर में जाएंगे, सिंगल फेज में जाएंगे, 3 फेज में जाएंगे, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी को आप समझ चुके होंगे। एकदम कॉन्सेप्ट से करिए, जरूर अपने स्टूडेंट्स, अपने कोई फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए कि कंटेंट बहुत ज़बरदस्त हम आप लोग के लिए शेयर कर रहे हैं, है ना। तो इस कंटेंट को अगर पढ़ेगा ना तो हर एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम को देते हैं, चाहे रेलवे के एलपी में देते हैं, यूपीपीसीएल टीजी2 के अंदर देते हैं, या किसी भी आईटीआई से लेवल संबंधित एग्जाम में देंगे, तो आपका एग्जाम बहुत तगड़ा जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सारी चीज समझ में आ चुकी होंगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले चैप्टर के लिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।